Hello everyone, welcome to Free Study. So this is next video for September 2020 current affairs compilation and due to festive season videos जो हैं वो upload नहीं हो पाती हैं. So sorry for that. But yes, अक्टूबर की भी आपकी जो करंट अफेयर्स हैं वो जो आपकी वेबसाइट है उस पर अपलोड हो चुकी है इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट पर. तो उसके अंदर अराउंड 160 पेजेस हैं. तो 10 पेजेस पर डे के अकॉर्डिंग हमें वही 16 डेज लगेंगे. एंड इसके मैंने 140 पेज तक इसका कंप्लीट कर लिया है. 48 पेजेस अभी भी बाकी हैं. तो 5 डेज़ इसके लिए एंड 16 डेज़ उसके लिए. तो अक्टूबर के 21 डेज़ के अंदर हमारा सितंबर का प्लस अक्टूबर का करंट अफेयर कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगा. तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपका जब तक नेक्स्ट मंथ में नवंबर का जब करंट अफेयर आएगा तो तब आप हम नए सिरे से जो है शुरू कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि काफ़ी डिले हो गया है. आप यकीन कर सकते हैं कि सितंबर का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ में अक्टूबर का भी विद इन दिस मंथ, विद इन नवंबर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आज के पेजेस थोड़े ज़्यादा हैं, देखते हैं वीडियो कितनी रहती है. इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें एंड वीडियोस को ज़रूर शेयर करें. अगर आप चाहें तो इसको पीडीएफ से मैच कर सकते हैं, साथ में आप पीडीएफ भी खोल सकते हैं इफ़ यू वांट. सो लेट्स स्टार्ट. एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम. सो दिस इज़ अ न्यू प्रोग्राम दैट इज़ एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम. तो ये निधि प्रोग्राम के अंदर इसको लॉन्च किया गया है. निधि प्रोग्राम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस. मीन्स एक ऐसा इनिशिएटिव जहाँ पे अगर कुछ इनोवेशंस होती हैं तो उनको हार्नेस किया जा सके, डेवलप किया जा सके. ठीक है, तो वो कैसे होगा? एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, क्योंकि इनोवेशन आप थोड़ा साइंस एंड टेक से रिलेट कर सकते हैं. हालांकि इनोवेशन आर्ट में कहीं भी हो सकता है. ये इसीलिए है ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, अपना नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग है, जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो कोई टेक्नोलॉजी, कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आ सकते हैं. एंड अगर वो बिजनेस आइडिया 1.5 साल तक कंटिन्यू रहता है विद अ ग्रांट अप टू ₹30,000 पर मंथ, तो इसके लिए जो सपोर्ट है वो मिलेगा कितने का? 3.6 लाख का. सो दिस इज़ दैट प्रोग्राम. तो ये वो प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम. तो इसमें हेल्प प्रोवाइड की जाएगी. एंड निधि प्रोग्राम क्या है? निधि प्रोग्राम इसीलिए है ताकि जो नए इनक्यूबेटर्स हैं, सीड फंड्स हैं, एसेलरेटर्स हैं, एक तरीके से जो इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हेल्प की जाए. तो उनके लिए कुछ इनक्यूबेटर्स बनाना, फंड्स वो इजीली ले सकें. ठीक है, देन इसके अंदर ही निधि प्रोग्राम के अंदर ही एक आपका प्रयास भी आता है, दैट इज़ प्रोमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स प्रोग्राम. तो अगेन नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ऐसे इनोवेटर्स को हमें प्रमोट करना है, एक्सेलरेट करना है, जो कि कुछ नए स्टार्टअप्स को क्रिएट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है आपका नेशनल बायो फार्मा मिशन. देखिए, ये नोट्स मैंने इसीलिए बनाए हैं जो भी चैनल पर न्यू हो. तो पहले हम पीडीएफ से ही पढ़ते थे, लेकिन अब पीडीएफ से पढ़ना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक्स के इश्यूज हो सकते हैं. तो कॉपीराइट स्ट्राइक्स के इश्यूज होने की वजह से, सिर्फ पीडीएफ यूज़ करने की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आएगी तो चैनल बंद हो जाता है. सो आई डोंट वांट टू टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क, इसलिए मैंने खुद से पहले इनके नोट्स बनाती हूँ एंड उसके बाद में पढ़ाती हूँ. तो आपको कहीं ना कहीं और अच्छा ही मिलेगा. ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पीडीएफ से नहीं पढ़ाया जा रहा है. तो ट्रस्ट आपको बनाकर रखना होगा. ठीक है, आपको कंप्लीट कराया जाएगा. इसीलिए मैं बोलती हूँ आप पीडीएफ के साथ मैच करते रहें, क्योंकि एक बार आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ हमारा कुछ छूट नहीं रहा है, देन फिर आप वीडियोस को ज़रूर देखेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नेशनल बायो फार्मा मिशन. तो ये मिशन जो है निबिक, निबिक का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, दैट इज़ नेशनल इम्यूनोजेनेसिटी एंड बायोलॉजिक्स इवैल्यूएशन सेंटर. आज के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े साइंस एंड टेक से रिलेटेड हैं, तो इसमें थोड़ा हमें हो सकता है थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं, जो थोड़ी थोड़ी टर्म्स हैं, वो आपने फर्स्ट टाइम देखी हों, जैसे कि इम्यूनोजेनेसिटी हो गई, बायोलॉजिक्स हो गई. तो ये थोड़ा आप कोविड से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इम्यूनिटी बढ़ाने के कॉन्सेप्ट सामने आए थे.
तो यहाँ पे जो वायरल जो वैक्सीन्स हो रही हैं एंड मीन्स वर्चुअली देख, क्योंकि अभी काफ़ी काम जो है वो वर्चुअली हुए हैं, वर्चुअली मीन्स नेट पर हुए हैं, ठीक है, ऑन कंप्यूटर हुए हैं। तो ये नेशनल बायो फार्मा मिशन जो है वो किसने, ये नॉट नेशनल बायो फार्मा मिशन, जो निबेक है, ये एक सेंटर बनाया गया है। किसने बनाया है? भारतीय विद्यापीठ यूनिट ने बनाया है, जो कि एक इंटरैक्टिव रिसर्च स्कूल है हेल्थ अफेयर्स के लिए। एंड इन्होंने एक बिराक डीबीटी भी बनाया है। पहले मैं आपको बताती हूँ बिराक डीबीटी क्या है। तो बिराक डीबीटी है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ये नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसको सेटअप किया गया है, ठीक है, क्योंकि नेम से सजेस्ट हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। देन देखिए नेशनल बायो फार्मा मिशन क्या है। नेशनल बायो फार्मा मिशन ये है एक ऐसा मिशन जैसे जिसके थ्रू कंट्री के अंदर जो बायो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। ये 2017 में लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर 1500 करोड़ की लागत लगी थी एंड 50% जो फंड थे वो वर्ल्ड बैंक के लोन के थ्रू प्रोवाइड हुए थे। एंड इस मिशन को इम्प्लीमेंट करेगा बिराक, ठीक है। बिराक मैंने अभी आपको बताया दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। तो इसीलिए ये भी सामने आया। नाउ साथ में लॉन्च किया था इनोवेटिव इन मिशन दैट इज I3 प्रोग्राम, अगेन ताकि एंटरप्रेन्योरशिप एंड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही हो सके बायो फार्मा सेक्टर के अंदर भी। नाउ समथिंग गुड कि इंडिया जो है उसने भी US रशिया एंड जो चाइना है उनके जैसी ही हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब जो है, इंडिया 4th कंट्री बन गया है। एंड अभी हमने टेस्ट किया है HSDTV दैट इज़ हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इसे डेवलप किया था DRDO ने, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर ऐसे मिसाइल्स बनाई गई हैं जो कि साउंड से 6 गुना ज़्यादा ट्रैवल कर सकती हैं। ये अनमैन्ड होंगी, ठीक है, मीन्स इसके अंदर कोई मैन नहीं बैठा होगा। डेमोन्स्ट्रेट एयरक्राफ्ट होगा हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक मीन्स बहुत ही हाई स्पीड की फ्लाइट होगी। कैसे काम करेगी? इससे क्या होगा, एक रॉकेट मोटर, जैसे अगर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं रॉकेट कैसे लॉन्च होते हैं, तो जो रॉकेट मोटर होता है उसके ऊपर इसको लगा दिया जाएगा एक मीन्स, एंड जब ये एक पर्टिकुलरली एल्टीट्यूड पर पहुंच जाएगा, एक सर्टेन जो नंबर्स पर पहुंच जाएगा, तो उसके बाद जो क्रूज मिसाइल होगी वो अलग हो जाएगी एंड इसके बाद जो स्क्रैम जेट इंजन है वो इग्नाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। तो इसकी आप छोटी छोटी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, उस को आप देख सकते हैं। वेयर कैन इट बी यूज? तो जो बड़ी बड़ी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स होती हैं वहाँ इन्हें यूज़ किया जा सकता है, या मान लीजिए अगर सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है कम कॉस्ट पर तो वहाँ भी इन्हें यूज़ किया जा सकता है। ये मैंने डिफरेंस बनाया है, आपके PDF में भी गिवन है। क्रूज मिसाइल्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो जैसे हमारी अर्थ की अलग अलग लेयर्स होती हैं ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, मिजोस्फियर, एग्जोस्फियर, तो ये किसी भी जो अपर लेयर्स होती हैं वहाँ पर डायरेक्टली लॉन्च हो सकता है क्या? बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होता है उसका एक मीन्स टारगेट होता है, एक प्रेजेंट टारगेट होता है। ये एक GPS सिस्टम के थ्रू, मीन्स GPS के अंदर एक पेलोड होगा, एक प्रोपल्शन सिस्टम होगा, उसके थ्रू ही काम करेगा। देन आपका जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो लैंड से, सी से, कहीं से भी लॉन्च किए जा सकते हैं, सब सोनिक, सुपर सोनिक, हाइपरसोनिक, किसी भी स्पीड पर। लेकिन जो आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की जो अपर लेयर्स होती हैं वहाँ से शुरू होता है, जहाँ से जो मिसाइल होती है वो रॉकेट से डिटैच हो जाती है। ओके, देन आपकी जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो ज़्यादातर अर्थ के पास ही रहती हैं एंड इन्हें एंटी मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते एंड ये काफ़ी लार्ज पेलोड्स को कैरी कर सकती हैं बहुत ही हाई प्रेसिजन, मतलब बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ। वहीं आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये रॉकेट के थ्रू लॉन्च होती हैं, इनके अंदर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स को लिया जाता है। इसके साथ आप ध्यान रखिएगा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये वो गाइडेड मिसाइल्स हैं जो कि डिलीवर करती हैं न्यूक्लियर या अदर पेलोड्स एंड इनका जो मिनिमम रेंज होता है वो 5500 किलोमीटर होता है, मैक्सिमम रेंज होता है 7000 to 16000 किलोमीटर। इसके साथ आप ये इंडिया देख सकते हैं, रशिया, US, चाइना, फ्रांस, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, इनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। थोड़े आज साइंटिफिक जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हैं। ओके, तो
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट 8 सितंबर 2020 को हुई एंड इसके अंदर आपको फिक्की एंड आईएसए ध्यान रखना है, दैट इज़ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड आईएसए आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यहाँ पे अब जो 4 एग्रीमेंट्स हुए हैं, एक तो एग्रीमेंट हुआ है पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। एंड इसके अंदर ये टॉपिक ध्यान रखिएगा, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। जब आप इसके प्रीलिम्स एंड मेंस क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूछा जा सकता है कि वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड क्या है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। दूसरा पार्टनरशिप हुआ है बिटवीन ग्लोबल एनर्जी ग्रोथ इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ताकि सोलर पंप्स के प्रमोशन को ध्यान दिया जा सके। देन एमओयू होता है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रेफ्रिजरेशन पेरिस के लिए एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए। एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है 47 प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बिटवीन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड एनटीपीसी, दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये 4 एग्रीमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं, किसके अंदर आते हैं, ये आपके पहले वर्ल्ड के सोलर टेक्नोलॉजी समिट के अंदर, इन्हें लर्न करना है। देन देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, तो ये आप इन्होंने भी अपना एक टेक्नोलॉजी जर्नल लॉन्च किया है, दैट इज सोलर कंपास 360 डिग्री। इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, एंड जो आपके एच फ्रेंकोइस हॉलैंडे थे प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, उन्होंने लॉन्च किया था मिलकर 30 नवंबर 2015 को पेरिस के अंदर, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 21 एंड एट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज सॉरी। तो इस मीटिंग में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक एक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो सभी कंट्रीज़ जो उसकी सोलर पोटेंशियल को उसके थ्रू कुछ काम करने का जज्बा रखती हों, तो उनको एक साथ लाने के लिए ये काम हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे इंडिया के गुरुग्राम, इंडिया के अंदर है, गुरुग्राम गुड़गांव आप जानते होंगे। एंड कोई भी यूएन मेंबर इसको ज्वाइन कर सकता है। 30 जुलाई 2020 तक 87 कंट्रीज़ में से 67 कंट्रीज़ ने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रैटिफिकेशन भी दे दिया है। इसमें ये ध्यान रखिएगा, गोल थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो हमारा गोल है वो कितना है कि हमें 2030 तक 1 टी डब्ल्यू आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, इसको मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि वो टेराबाइट होता है, दिस इज़ नॉट, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको चेक करके कल बताऊंगी। एंड देन इज़ 100 गीगावाट, 100 गीगावाट है एंड 300 गीगावाट है बाई 2022 एंड बाई 2030, ठीक है। तो ये थोड़ा मुझे लिखना भूल गई हूँ शायद मैं, या फिर ये उसके अंदर पीडीएफ के अंदर होगा ही नहीं, आप भी इसको चेक करके कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आत्मनिर्भर भारत अराइज, दैट इज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस लॉन्च। तो ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर अराइज जो है वो लॉन्च किया गया है। तो एम आपको पता होगा, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के लिए ही है, रिसर्च एंड इनोवेशन का काम करते हैं जो आपके मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड स्टार्टअप्स हैं। तो आईएसआरओ ने इसको लॉन्च किया है एंड 4 मिनिस्ट्रीज़ हैं इसके अंदर, एक तो डिफेंस है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। तो ये मिनिस्ट्रीज़ के नाम ध्यान रखने हैं। एंड इसके अंदर सपोर्ट दिया जाएगा 50 लाख तक का, ताकि जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है उनको डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, स्टेट्स को रैंक किया गया है कि कितना उन्होंने जो राज्य हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को कितना सपोर्ट किया है, मीन्स जहाँ पर अगर कोई अपना नया स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है तो कौन से स्टेट ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो ये सेकेंड एडिशन था एंड इसे कंडक्ट किया किसने, DPIIT ने, दैट इज़ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ताकि कंट्रीज़ के अंदर जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज जो हैं, उनमें कंपटीशन बढ़े एंड वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें एंड एक हमारी कंट्री के अंदर एक अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सके। 2019 फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग 7 जो हैं वो ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज़ हैं, 30 एक्शन पॉइंट्स हैं। तो ये आप PDF पढ़ सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, अदरवाइज दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी सारे पॉइंट्स थे बट दोज आर वेरी, मुझे नहीं लगा कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो मैंने नहीं लिखे। अब स्टेट्स को रैंक कैसे किया जाता है, 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। जैसे पहले ग्रुप 1 के अंदर सभी यूनियन टेरिटरीज होंगी
एंड दिल्ली नहीं होगी, ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं होंगी, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से आसाम आपकी होगी, ठीक है, तो वो कैटेगरी वाई के अंदर आएगी। ग्रुप टू के अंदर सभी स्टेट्स हैं। एंड सो नाउ देयर आर 5 कैटेगरीज, जैसे कि कैटेगरी एक्स है एंड कैटेगरी वाई है। जस्ट अ मिनट, पहले ये और देख लीजिए। जैसे ग्रुप टू के अंदर बाकी सभी स्टेट्स होंगी एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली होगी, ठीक है। देन देखिए कैटेगरी एक्स एंड कैटेगरी वाई, इसमें ज़्यादा डिटेल में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे पीडीएफ कंप्लीट करने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीडीएफ में कुछ लिखा हो नोट्स में ना लिखा हो, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ये पॉइंट्स। देखिए बेस्ट परफॉर्मर्स कौन कौन है। गुजरात जो है वो कैटेगरी एक्स में फर्स्ट है, मींस बेस्ट है। एंड कैटेगरी वाई के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अगर टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलती से लिख दिया, ये आपके पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ तक है। मीन्स जो आपका टॉप परफॉर्मर है आपका कैटेगरी एक्स के अंदर वो है कर्नाटका एंड केरला, एंड कैटेगरी वाई में कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर लीडर्स की बात करें तो लीडर्स में आपके कैटेगरी एक्स में है बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, एंड कैटेगरी वाई में है आपका चंडीगढ़। अगर एस्पायरिंग लीडर्स की बात करेंगे तो फिर आपका कैटेगरी एक्स के अंदर आता है हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, एंड कैटेगरी वाई के अंदर नागालैंड। अगर इमर्जिंग स्टार्टअप्स इकोसिस्टम्स की बात करेंगे तो कैटेगरी एक्स में आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, एंड यहाँ पे आएगा आपका मिजोरम एंड सिक्किम, ठीक है। लर्न कर लीजिएगा अगर आपको लग रहा हो तो। ये भी लिखा हुआ था इंस्टीट्यूशनल लीडर्स कौन है, तो देखिए जहाँ पे KAR है इट मीन्स वो कर्नाटका है, GUJ से आपको पता चल रहा होगा गुजरात है। तो इंस्टीट्यूशनल लीडर्स में आपका कर्नाटका, केरला, उड़ीसा है। एंड प्रोक्योरमेंट लीडर्स के अंदर आपका कर्नाटका, केरला और तेलंगाना है। यहाँ पे आपका गुजरात है, ठीक है। तो तीनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका, केरला है ही। इंस्टीट्यूशन में उड़ीसा है, प्रोक्योरमेंट में तेलंगाना है, इनोवेशन में गुजरात भी है साथ में। अगर सीडिंग इनोवेशन लीडर्स की बात करेंगे तो बिहार, केरला, महाराष्ट्र है। स्केलिंग इनोवेशन लीडर्स की बात करेंगे तो गुजरात, केरला एंड महाराष्ट्र है। अवेयरनेस एंड आउटरीच चैंपियंस की बात करेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान है। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये लर्निंग है, इसके अंदर कुछ भी समझाने लायक नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निमहंस डेवलप्स न्यू इंडिया ब्रेन टेम्पलेट्स ब्रेन एटलस। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। एक्चुअली 5 एज ग्रुप्स लिए गए हैं, जैसे कि 6 से लेके 60 ईयर्स तक। मीन लेट चाइल्डहुड जो होता है, बच्चा जब 6 साल का हो जाता है तो उसको लेट चाइल्डहुड बोलते हैं, एंड लेट अडल्टहुड बोलते हैं 60 ईयर्स को। तो इसकी एज में 5 एज ग्रुप्स बनाए जाएंगे। एंड इस जो डाटा है ये एटलस जो है वो यूज़ करेगी मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंडेक्स, दैट इज़ MNI। एंड ये कॉकॉसियन ब्रेन्स के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट आप इसको ऐसे ही लर्न कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। नाउ इसके अंदर 152 ब्रेन स्कैन्स किए गए हैं। एंड जो आपका कोकैसियन ब्रेन्स है ये नॉर्थ अमेरिका के हैं, एंड ये पाया गया कि ये इंडियन ब्रेन से डिफरेंट है। बट इंडिया के पास भी इसकी वजह से अब एक स्केल होगा जिसके थ्रू ये मेज़र किया जा सकता है। बोलते हैं ना सबकी बुद्धि बराबर है, तो देखते हैं कि सबका जो बुद्धि है वो सेम है या नहीं है, तो वो इससे पता चल जाएगा। फ़ायदे क्या होंगे? अच्छे मैप्स बनाए जा सकते हैं पेशेंट्स के लिए, जैसे जिनको हार्ट स्ट्रोक्स की प्रॉब्लम होती है, किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, डिमेंटिया होती है। इससे साइकाइट्रिस्ट इलनेस चेक की जा सकती है, जैसे किसी को अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, ऑटिज्म है, तो ये बीमारियों के नाम हैं। देन देखिए ए सेट पर पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च की गई, दैट इज़ एंटी सैटेलाइट मिसाइल ऑन इंजीनियर डे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो DRDO ने ए सेट मिसाइल टेस्ट किया, दैट इज़ मिशन शक्ति APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से उड़ीसा के अंदर 27 मार्च 2019 को। नाउ ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर होता है। लो अर्थ ऑर्बिट कितने किलोमीटर तक होती है ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, 2000 किलोमीटर तक होती है, एंड शायद 600 या 500 से शुरू होती है, तो ऐसे होता है। इन अ हिट टू किल मोड, मतलब ऐसे हिट करना है कि बिल्कुल कोई किल ही हो जाए। तो ये जो इंसेप्टर मिसाइल है ये 3 स्टेज मिसाइल होगी, एंड इसके अंदर 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स भी हैं। इंडिया ऐसी चौथी कंट्री है, इसके पहले US, रशिया एंड चाइना के पास भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है। देन देखिए कंडक्टेड इन स्पेस, ये स्पेस में कंडक्ट की जाती है जब कोई स्पेस डेब्रिस ना हो। 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी जहां पर ये कहा गया था कि वो वेपन्स जैसे बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो वो नहीं करना। तो आउटर स्पेस ट्रीटी ये मना की गई थी। इंडिया ने भी इसको साइन किया था एंड रेटिफाई किया था 1980
2022 में। देन देखिए फेलूडा टेस्ट अप्रूव्ड बाय इंडिया, तो ये कोविड-19 के लिए है। एंड FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे, तो ये टेस्ट है, इसमें कम खर्चा होगा, सही रिजल्ट मिलता है, एक पेपर बेस्ड स्ट्रिप यूज़ की जाती है एंड आधे घंटे से कम समय में भी पता चल जाता है कि कोविड है या फिर नहीं है। इसे अप्रूव किया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, डेवलप किया है CSIR एंड टाटा ग्रुप ने। तो एक CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी बनाई है ताकि सार्स CoV-2 को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो इससे एक्यूरेसी लेवल जो है ये मैच करता है RT-PCR टेस्ट का भी, ये भी हम काफ़ी बार कर चुके हैं कि कोविड-19 इससे टेस्ट होता है। एंड वर्ल्ड का ये पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके थ्रू Cas9 प्रोटीन जो है उनको स्पेसिफिकली अडेप्ट करके वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है। CRISPR क्या है, ये क्लस्टर रेगुलरली इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जेनेटिक डिसीजेस के बारे में पता लगाया जाता है एंड कैसे इनको रोका जा सकता है। तो इसमें DNA सीक्वेंसेस को इजीली मेज़र किया जा सकता है। देन देखिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG। तो एक नई मीन्स हाइड्रोजन एंड CNG को कंबाइन किया जा रहा है। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हामी दे दी है कि हाँ आप यूज़ कर सकते हैं, 18% मिक्स कर सकते हैं हाइड्रोजन को CNG इंजन्स के अंदर। इसके लिए अमेंडमेंट्स भी किए गए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में। एंड आपका जो BIS है वो स्पेसिफिकेशंस भी बताता है, ठीक है, कि किस तरीके से, जैसे कि ये स्पेसिफिकेशंस है कि आप इतना यूज़ कीजिए। एंड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है एंड जब इस हाइड्रोजन को CNG के अंदर मिला दिया जाएगा तो ये HCNG बन जाएगा जिसके थ्रू हाइड्रोजन जो है वो CNG के साथ ब्लेंड हो जाएगा एंड इसको यूज़ किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ गैसोलिन, डीजल, फ्यूल, प्रोपेन एंड LPG। फ़ायदे क्या क्या होंगे? फ़ायदे ये होंगे, इससे एक तो कार्बन जो आपका मोनोऑक्साइड है वो 70% तक कम हो जाएगा, आपका जो फ्यूल है वो 5% तक सेव होगा, कम नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा एंड भविष्य में हमारी इकोनॉमी हाइड्रोजन इकोनॉमी बन पाएगी। इंजन्स को ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने के लिए एंड ये अच्छा फ्यूल है। अगर कोई हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं, हाई लोड एप्लीकेशंस हैं, तो उनके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड क्योंकि इसके अंदर ऑक्टेन का जो क्वांटिटी है वो हाइयर हो जाती है तो उससे भी बेटर परफॉर्मेंस हो पाएगी, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक तो ये तय करना मुश्किल है कि क्या ऑप्टिमाइज्ड हाइड्रोजन मिक्स करें नेचुरल गैस के साथ, ठीक है, मीन्स क्या रेशो होनी चाहिए। नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ठीक है, इसके लिए इसको कॉमर्शलाइज भी करना होगा एंड अभी जो कॉस्ट है वो क्या है इसकी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स। तो दो ब्लैक होल्स आपस में मिलने जा रहे हैं एंड कैसे, देखिए डिटेक्ट किया गया 2019 में एट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो US एंड द डिटेक्टर वीगो इटली। तो यहाँ पर इसको डिटेक्ट किया गया एंड ये कहा गया कि मीन्स 17 बिलियन लाइट ईयर्स अवे एंड फ्रॉम अ टाइम व्हेन द यूनिवर्स वाज अबाउट हाफ इट्स एज। तो उस टाइम पे मीन्स इस तरीके से कैलकुलेशन हुई थी, तो थोड़ा लर्निंग है अगेन PDF को कंप्लीट करने के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि PDF में से कुछ छूट गया है, इसलिए मैंने ये सब लिखा है, अदरवाइज दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। तो इसका जो इमीडिएट मास ब्लैक होल जो है वो ऑब्जर्व किया गया। तो ये बस आपका न्यूज़ है कि इस तरीके से इन्होंने ऑब्जर्व किया है। किसने ऑब्जर्व किया है? ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो ने, जो कि US की है, एंड डिटेक्टर वर्गो इटली ने, ठीक है। क्या कैलकुलेट करने के लिए? ये कैलकुलेट करने के लिए कि क्या मीन्स मास ब्लॉक है एंड किस तरीके से उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? तो देखिए ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं, डायग्राम मैंने इसके अंदर नहीं बनाया है। मीन्स जब स्टार जो होता है वो एक्सप्लोड होता है सुपरनोवा के अंदर एंड टू बड़े बड़े स्टार्स एक दूसरे के चक्कर लगाने लगे तो ब्लैक होल्स मीन्स मर्ज हो जाता है। तो ये ट्रैवल करते हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। एंड इसको प्रपोज भी किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। 2015 में पहला ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट भी किया था लीगो ने। देन देखिए ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल मीन्स स्पेस के अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा डेंस है एंड उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है कि उसके थ्रू कुछ भी नहीं, मीन्स कोई लाइट नहीं जा सकती, कोई मैटर नहीं जा सकता एंड इसीलिए इसे ब्लैक एंड इनविजिबल कहा जाता है, ठीक है। बाउंड्री होती है, बाउंड्री आपको मिलेंगी एज इवेंट हॉरिजॉन के अंदर एंड कोई भी अगर इवेंट हॉरिजॉन को क्रॉस करता है तो ऐसा लगेगा कि वो सेंटर के अंदर गिर जाएगा, ओके।
देन लीगो क्या है, लीगो यूएस की है, ये एक मासिव ऑब्जर्वेटरी है जो कि डिटेक्ट करती है इसी तरीके की ग्रेविटेशनल वेव्स को एंड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। तो 3 ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स हैं, एक तो आपके, 2 तो हैं हैनफोर्ड के वॉशिंगटन के अंदर, देन आपका है यूएस के अंदर, एंड एक है आपका लिविंगस्टन ल्यूसेनिया साउथ ईस्टर्न यूएस के अंदर। ठीक है, ये साउथ ईस्टर्न है, ये नॉर्थ वेस्ट है। चलिए, देन देखिए एस्टेरॉइड 465H24, तो नासा ने कहा है कि इट इज़ ट्वाइस पिरामिड ऑफ गीज़ा में क्रॉस अर्थ ऑर्बिट ऑन सितंबर 6। तो ये एक एस्टेरॉइड है एंड नासा ने कहा है कि ये जो एस्टेरॉइड है ये दुगुना है, किसके दुगुना है, पिरामिड ऑफ गीज़ा के, एंड ये अर्थ के ऑर्बिट में अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस कर देगा 6 सितंबर को। ठीक है, तो इसको क्लासिफाई किया गया है नियर अर्थ ऑर्बिट एंड ये हैजार्डियस एस्ट्रॉयड इसको घोषित किया गया। तो एनईओ क्या होते हैं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो नियर अर्थ से देखिए नाम से ही पता चल रहा है जो धरती के ज़्यादा करीब होंगे। तो ये वो कॉमेट्स हैं जो मीन्स अट्रैक्शन की वजह से या किसी भी कारण की वजह से अर्थ के नेबरहुड में एंटर कर जाते हैं, एंड इसके अंदर वाटर आइस भी हो सकती है, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, तो एस्टेरॉइड्स आपके रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पथरीले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के चक्कर लगा रहे होते हैं लेकिन प्लैनेट से छोटे होते हैं, तो इन्हें माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये 994383 है नासा के अकॉर्डिंग, एंड मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स आपके पाए जाते हैं। कुछ टाइप्स हैं जैसे कि ट्रोजन्स भी एस्टेरॉइड होते हैं जो कि अपना ऑर्बिट शेयर करते हैं। देन आपके नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, एंड देखिए अगर नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स हैं मीन्स वो अर्थ के पास है, एंड अगर अर्थ क्रॉसर्स हैं मीन्स वो अर्थ के ऑर्बिट में घुस चुके हैं। नाउ साइंटिस्ट जो हैं वो एस्टेरॉइड्स को क्यों ट्रैक करते हैं, ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। एस्टेरॉइड्स को पढ़ेंगे तो प्लैनेट सन के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी और हैजार्डियस एस्टेरॉइड्स को हम फाइंड कर पाएंगे। देन देखिए पोटेंशियली हैजार्डियस एस्टेरॉइड्स कौन से एस्टेरॉइड्स हैं जो अगेन मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलते हैं, 1400 है। नासा ने कहा है कि ये मीन्स थ्रेटनिंग है, मीन्स डर वाली बात है एक तरीके से, एंड सभी एस्टेरॉइड्स जिनका मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस कितना हो, 0.05 AU या फिर उससे कम हो। जो एस्टेरॉइड्स हैं वो डिफ्लेक्ट कैसे हो सकते हैं, तो एक एस्टेरॉइड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट है नासा का डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन एंड ESAs, दिस इज योर यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हीरा। तो इन्होंने ये बनाया हुआ है एंड इसका मिशन टारगेट है डिडीमोस जो कि एक बाइनरी नियर अर्थ एस्टेरॉइड है। 2018 में नासा DARD भी बनाया गया था जो कि 2021 में लॉन्च होगा, एंड जो हीरा है जो कि आपका ESA का है वो 2024 में लॉन्च होगा। तो इससे एस्टेरॉइड को डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मून में बी रस्टिंग शो ISRO's चंद्रयान 1 इमेजेस। तो चंद्रयान 1 की इमेजेस आई हैं एंड जिसपे कहा गया है कि मून के ऊपर जंग लग रहा है। तो रस्टिंग तो देखिए अर्थ पर एंड मार्स पर पाई जाती है। रस्ट का मतलब क्या है, आयरन ऑक्साइड मीन्स रेडिश कंपाउंड होना। ये कब होगा, जब आयरन पानी से मिलेगा। ठीक है, तो मून तो पानी के लिए जाना नहीं जाता, मून सरफेस इज नॉट नोन फॉर वाटर एंड ऑक्सीजन, तो इसलिए थोड़ा सरप्राइजिंग है। अब इसका कारण क्या है, आयरन जो है वो रेड हो जाता है एंड इसके लिए एक ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत होती है। नाउ मून के पास कुछ ऐसे अमाउंट्स हैं जो कि मीन्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी पाए जाते हैं, एंड ये जो टेरेस्ट्रियल ऑक्सीजन है ये कहीं ना कहीं मून तक चला गया, किसी भी किस चीज़ के थ्रू गया वो हम नहीं कह सकते, एंड मीन्स जिसकी वजह से एक इलोंगेटेड एक्सटेंशन भी बनी है। जो जैसे प्लैनेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड्स बनाते हैं ना, हमने आपने 10th में पढ़ी होगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं तो इनको ही कहा गया, अगर ये कोई ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है तो उसे कहते हैं मैग्नेटो टेल। नाउ हर फुल मून जब मीन्स पूरा चांद निकला होता है तो जो मैग्नेटो टेल है वो 99% जो सोलर विंड है वो मीन्स नहीं आने देती फ्रॉम ब्लास्टिंग द मून। तो जिसकी वजह से मीन्स सूरज की किरणें नहीं आ पाती हैं, एक मीन्स कर्टेन छा जाता है, पर्दा पड़ जाता है एक तरीके से, जिसकी वजह से रस्ट हो सकता है। तो ये कारण बताया जा रहा है। नाउ फ्रॉम वेयर डज द वाटर, फिर पानी कहाँ से आया, तो रिसर्चर्स ने कहा कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत डस्ट से बनी हुई हैं जो कि मून पर टकराती रहती हैं, एंड हो सकता है इन्होंने ही अपना जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो मून के सरफेस पे छोड़ दिया हो, एंड जिसकी वजह से आयरन के साथ वो मिक्स हुआ एंड वहाँ पर रस्टिंग हो गई।
नाउ कुछ की फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 1 जो था वो इंडिया का पहला लूनर मिशन था जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। एंड आईएसआरओ ने इससे कम्युनिकेशन खो दिया था अगस्त 2009 में। इसके बाद नासा ने इसे फाइंड किया था रेडार टेक्निक को यूज़ करके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज सोलर साइकिल 25। तो सोलर साइकिल 25 नासा एंड NOAA दैट इज नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिस्ट, ठीक है, इन्होंने ये पाई है। ये कहा कि ये जो सोलर साइकिल 25 है ये दिसंबर 2019 में हुई थी। एंड साइंटिस्ट ने ये भी प्रेडिक्ट किया कि एक सोलर मिनिमम होता है एंड ये जुलाई 2025 तक भी हो जाएगा। तो ये जो सोलर साइकिल है ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जैसे कि लास्ट थी। एंड बट कोई रिस्क वाली बात नहीं है। तो सोलर साइकिल क्या होती है, पहले सन देखते हैं। सन क्या है, सन एक तरीके से ऐसे ही बोला हुआ है, एक बॉल है जहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज हॉट गैस है एंड उसकी एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, गैसेस है। हर 11 साल में जो सन की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो फ्लिप करती है एंड इस तरीके से 24 साइकिल्स बनती हैं। नाउ साइंटिस्ट इनको कैसे ट्रैक करते हैं, साइंटिस्ट इनको ट्रैक करते हैं सन स्पॉट्स को यूज़ करके। नाउ जब सोलर साइकिल्स शुरू होगी तो थोड़े सन स्पॉट्स होंगे, उसके बाद सोलर मिनिमम की स्टेज पहुंचेगी। जब स्टार्टिंग होगी तो थोड़े कम सन स्पॉट्स होंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, मिडल में सबसे मैक्सिमम होंगे। तो ये आप देख सकते हैं 2010 है, ये 2020 है, ये आपको देख रहे होंगे ये छोटा है, कम सन स्पॉट्स है। फिर धीरे धीरे मिडल में देखेंगे तो ज़्यादा हो गए एंड जब आप यहाँ पर आएंगे तो दोबारा से क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नाउ सोलर साइकिल के एंड सोलर जो मिनिमम है उसकी वजह से ऑरोरा पर फ़र्क पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी पर फ़र्क पड़ता है, सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स पर फ़र्क पड़ता है एंड ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी डेंजरस है। देन देखिए नासा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो नासा का सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट चंद्र एक्सरे सेंटर एंड नासा आपको पता होगा क्या है या फिर आपको नहीं पता है। मैं तो यही उम्मीद करके चल रही हूँ कि आपको पता है, नहीं पता हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए चंद्र एक्सरे सेंटर एंड जो नासा के जो यूनिवर्स ऑफ लर्निंग प्रोग्राम है उन्होंने इसको लीड किया एंड इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डाटा है, जो एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी इमेजेस आती हैं उसको ऑडियो में कन्वर्ट किया जा सके। नाउ इसके थ्रू ऑडियंसेस जो हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटीज़ को यूज़ कर पाएंगे एंड स्पेस को और अच्छे से समझ पाएंगे थ्रू डाटा। नाउ डाटा सोनिफिकेशन क्या होता है, डाटा सोनिफिकेशन का मतलब होता है साउंड वैल्यूज़ को यूज़ करना डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेसिकली आपने मान लीजिए कोई चीज़ देखने की है लेकिन अगर आप उसको मीन्स ऑडिटरी सुनने में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट इज़ ऑडिटरी वर्जन। कैसे काम करती है, टेलीस्कोप्स डाटा कलेक्ट करते हैं एंड 1 में 0 में, फिर ये जो इमेजेस है इसे ह्यूमन आई तो नहीं देख सकती। जो चंद्र के प्रोजेक्ट है उन्होंने एक सेलेस्टियल कॉन्सर्ट भी चलाया है एंड सेम डाटा को साउंड में कन्वर्ट करके जो पिच एंड जो वॉल्यूम है वो ब्राइटनेस भी बताते हैं। 3 एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आपका गैलासाइट सेंटर है, कैसियोपिया है, पिलर्स है क्रिएशन नेबुला की। चलिए नेक्स्ट, रेड बुल्स प्ले ऑन ट्रेडमार्क रिजेक्टेड। तो रेड बुल ने कुछ गुहार लगाई थी ट्रेडमार्क के लिए जो कि रिजेक्ट कर दी है एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। रेड बुल जो ट्रेडमार्क था इसका ट्रेडमार्क है गिव यू विंग्स। नाउ दूसरा ट्रेडमार्क इन्होंने रजिस्टर कराया है नवंबर 2001 में, दैट इज़ योर विंग्स टू लाइफ, कि डॉक्टर रेडीज़ के लेबोरेटरीज के नाम पर। नाउ रेड बुल हैज़ सॉट इट्स कैंसलेशन। एक्चुअली आईपीएवी ने क्या कहा कि जो राइवल ट्रेडमार्क्स हैं वो ना तो मीन्स आपको डिसेप्टिव कर रहे हैं, मीन्स आप जैसा कुछ बना रहे हैं, ना ही आइडेंटिकल हैं, तो ये सब ब्रांड है तो कोई मेन मार्क नहीं है। नाउ ट्रेडमार्क क्या होता है, तो ट्रेडमार्क मीन्स कोई भी ऐसा सिंबल, कोई वर्ड, सिग्नेचर, नेम, डिवाइस, लेबल, कोई नंबर, कलर्स का कॉम्बिनेशन जिसे यूज़ किया जा सके आपके गुड्स, आपके सर्विसेज के लिए एंड उसके थ्रू डिस्टिंग्विश किया जा सके आपके गुड को दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से। तो इसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एक तो आपका जो भी ट्रेडमार्क है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो सके, दूसरों से अलग हो, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उसे यूज़ किया जा सके। देन देखिए अलग टाइप्स इसके कुछ देख लेते हैं, कोई भी नाम, कोई वर्ड, कोई लेटर, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, 3D एंड ऑल। इसके रजिस्ट्रार ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रार इसके होते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड जो है वो
सितंबर 2003 में बनी थी एंड ये अपील सुनती है इंडियन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के अगेंस्ट एंड जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आईपीएबी के अंदर एक जुडिशियल मेंबर होता है एंड एक टेक्निकल मेंबर होता है। ये ट्रेडमार्क्स देखते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट, लेआउट डिज़ाइन, तो ये सब ये देखते हैं। नाउ व्हाट इज़ नेट न्यूट्रलिटी, तो आपकी जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ट्राई, उन्होंने कहा है कि एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी बनाइए एंड जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है एंड नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए। जो आपका इस बॉडी बनेगी, मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी बनेगी, उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के, कंटेंट प्रोवाइडर्स, रिसर्चर्स होंगे, ठीक है। एंड इनका फंक्शन क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को हेल्प करना, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर एंड प्रपोज करने के लिए, कंप्लेंट्स को हैंडल करना। नाउ व्हाट इज़ नेट न्यूट्रलिटी, नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है एंड जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो देखें कि जितना भी डाटा है इंटरनेट पर एंड ऐसा ना हो कि कोई डाटा किसी कंज्यूमर से ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, किसी से कम, तो सबसे बराबर चार्ज करना है, सबको सेम लेवल ऑफ डाटा एक्सेस प्रोवाइड करना है, सबको सेम टाइप की स्पीड प्रोवाइड करनी है। चलिए, नाउ व्हाट इज़ नॉन पर्सनल डाटा। नॉन पर्सनल डाटा क्या होता है, कोई भी ऐसा डाटा जिसके अंदर हमारा कोई पर्सनली इन्फॉर्मेशन ना हो। जैसे मान लीजिए हम कोई ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, अब वो हमसे हमारा फ़ोन नंबर मांगे, ठीक है, फ़ोन नंबर तो खैर मांगते ही हैं। मान लीजिए अगर हमसे हमारा सब कुछ, मतलब कोई भी ऐसा डाटा मांग रहे हैं जो हम कंफर्टेबल नहीं है शेयर करने के लिए, ठीक है, तो वो होता है हमारा नॉन पर्सनल डाटा जो हम शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है। मीन्स वो पर्सनल डाटा मीन्स जो हमसे रिलेटेड है। नॉन पर्सनल मीन्स कि वो डाटा जो हमारा मीन्स हमारे बारे में कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं कैरी करता। अब न्यूज़ में क्यों है, एक सर्वे किया गया जो आपकी मीडियम स्मॉल मिनी आपकी जो एसएमएज जो होती हैं, दैट इज़ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होती हैं एंड जो स्टार्टअप्स हैं, कि ये कंफर्टेबल नहीं है नॉन पर्सनल डाटा को करंट फॉर्म में ड्राफ्ट करने के लिए। इस सर्वे को किसने कंडक्ट किया, लोकल सर्कल्स ने कंडक्ट किया। तो अब एक पॉलिसी भी है नॉन पर्सनल डाटा पर, जिसके अंदर कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स भी हैं नॉन पर्सनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के, एंड इन्होंने इसको हेड भी किया, रिलीज़ किया था इन्होंने डाटा जुलाई में, एंड हेड किया था इस कमेटी को इन्फोसिस के को फाउंडर क्रिस गोपाल कृष्णन ने। एंड इन्होंने सजेस्ट किया कि जो नॉन पर्सनल डाटा है उसको भी हार्नेस करे डोमेस्टिक कंपनीज एंड एंटिटीज़। नॉन पर्सनल डाटा पब्लिक, कम्युनिटी एंड प्राइवेट तीनों टाइप का हो सकता है। अगेन, नॉन पर्सनल डाटा मीन्स समथिंग जिसके अंदर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे हम कोई ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं तो वो हमसे हमारा नाम पूछते हैं, ठीक है, एड्रेस पूछते हैं, तो अगर हम अपना एड्रेस भी मान लीजिए अगर पर्सनल में रख देंगे तो फिर घर पे ऑर्डर कैसे आएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर पूछते हैं। नाउ सजेशंस क्या हैं कि एक लेजिस्लेशन बनाइए, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा और रेम्यूनरेशन दीजिए, ठीक है, अच्छी उनको सैलरी वगैरह दीजिए। नाउ रेगुलेशन की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि डाटा भी देखिए एक एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। डाटा से बहुत कुछ यूज़ किया जा सकता है। छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं उनको निकाल दिया जाता है कंपटीशन से बाहर। एंड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट, हमारे यहाँ पे तो हर, अगर आप देखेंगे अभी तो स्मार्टफोन लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा, और किसी की डिमांड बढ़ी हो ना बढ़ी हो, नेट की एंड फ़ोन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो ये लार्जेस्ट डाटा मार्केट है इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर, एंड हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। खास करके देखिए अभी हम तो क्या है पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए एक टाइम पास का ज़रिया है। नाउ गूगल पे कैन शेयर यूपीआई डाटा अंडर लॉ सेज गूगल। गूगल ने कहा कि जो गूगल पे है वो यूपीआई का डाटा शेयर कर सकता है एज जी पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स। इशू क्या था, एक प्ले फाइल हुई थी कि जो जी पे है वो यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी के जो लॉज है, जो रूल्स है, उनको क्या कर रहा है, मीन्स एक तरफ कर रहा है। तो पिटीशन के अकॉर्डिंग जो गूगल पे है वो अलाउ नहीं कर रहा है नए यूज़र्स को कि वो अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या यूपीआई आईडी यूज़ कर पाए अपने प्लेटफॉर्म पे, एंड कहा कि ये एनपीसीआई गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। नाउ यूपीआई जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें चॉइस देनी चाहिए कि वो अपने जो एग्जिस्टिंग आईडीज़ है उनके थ्रू ही ट्रांजैक्ट करें।
नाउ गूगल पे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, अगर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की तरह एक्ट करता है तो फिर तो ये वॉयलेट करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट को, क्योंकि इनके पास कोई वैलिड अथोराइजेशन नहीं है सेंट्रल बैंक से कि वो इस तरीके के काम कैरी कर सके। नाउ इंटेरोपरेबिलिटी का मतलब जहाँ पे जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं दूसरे पेमेंट सिस्टम्स के साथ, ताकि थोड़ी और अच्छी ट्रांजैक्शंस वगैरह हो सके। नाउ आरबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा है कि गूगल पे थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर है एंड वो कोई अपना खुद का पेमेंट सिस्टम ऑपरेट नहीं कर रही है, तो कोई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो एक्ट है वो वॉयलेट नहीं हो रहा है। एंड अगर रेगुलेशन एंड सुपरविजन की बात करें तो आरबीआई को अथॉरिटी है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक करते हैं, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। तो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लॉन्च हो गया। ये एक ऑल्टरनेटिव न्यू मॉडल है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जितनी भी पावर है वो सेल हो सके रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो बनाई जाएगी एंड ओपन मार्केट के अंदर। तो इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो बायलेटरल होंगी, बायर सेलर्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस को फाइंड करने में। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनको अलग अलग किया जा सकता है कि ये सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस है एंड ये नॉन सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस। डेली वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, प्राइस डिस्कवरी हो सकती है, एनर्जी को शेड्यूल किया गया है थ्रू जीटीएम कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फ़ायदे क्या होंगे? एक तो इससे जो रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स हैं उनका बर्डन कम होगा एंड हेल्प मिलेगी कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी से काम करेंगे तो थोड़े उनके इनकम भी हो पाएगी। आरई के जो मर्चेंट कैपेसिटी है वो बढ़ पाएगी, ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी को फ़ायदा मिलेगा कॉम्पिटिटिव प्राइजेस के थ्रू, ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल काम होगा। एंड इसके साथ अब ये ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट का टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमें जनरेट करनी है 2022 तक। एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2016 के अकॉर्डिंग इंडिया कमिटेड भी है कि वो 40% दैट इज़ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाए बाय ईयर 2030। सो थैंक यू सो मच। ये हमने आज किए हैं पेज नंबर 139 तक एंड कल आपके सामने वीडियो आ जाएगी अप टू पेज नंबर 150 तक कल ले आएंगे, ठीक है। तो 150 तक कल हम कर लेंगे, उसके बाद आपके 38 मोर पेजेस, देन दिस ये आपका जो पीडीएफ है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा लेंदी था एंड येस विद इन दिस मंथ हम अक्टूबर प्लस सितंबर दोनों का कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो नो नीड टू टेक टेंशन, बिकॉज आपने देखा होगा मैंने कहा था कि मैं जून से पढ़ाऊंगी, तो मैंने जून 2019 से पढ़ाना शुरू किया एंड चाहे कुछ भी हो, चाहे वीडियो 1-2 दिन डिले आती हैं, लेकिन मैंने आपका सभी जो करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस हैं वो कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो ड्यू टू फेस्टिव सीज़न, अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत दिवाली है, दिवाली की सफाई, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है एंड बिकॉज आई एम अ मदर, सो मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं निकालती हूँ। एंड ये जो पहले क्या होता था, जैसे पीडीएफ लिया उससे पढ़ा दिया, लेकिन अभी पहले मुझे नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, लेकिन स्टिल यू कैन आप श्योर मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि आपके सभी जो पीडीएफ है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये आपको काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। पूरा पीडीएफ अभी आपको ये 150 पेज तक मिल जाएगा अगर आप आज भी इसको लेते हैं। एंड बाकी जो 38 पेजेस है वो मैं 4 दिन और लगेंगे, 4 दिन में ऐड हो जाएंगे एंड यू कैन परचेज दैम, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू परचेज दैम तो आपको ईमेल आईडी मिलेगी, यू कैन राइट ऑन दैट। काफ़ी स्टूडेंट्स ले चुके हैं, आप भी चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत ईजिली करंट अफेयर्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।